नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स एक बार फिर से आज के पॉडकास्ट में कुछ फ्रेंड्स की एक बहुत ही भयानक आपबीती लेकर के आया हूं। लेकिन आज मैं सबसे पहले एक जरूरी बात आपको कहना चाहता हूं। दरअसल आप काफी सारी हॉरर स्टोरीज मुझसे सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको इससे भी एक्सट्रीम और ऊपर के लेवल का हॉरर अनुभव देना चाहता हूं। हमारे पास हॉरर की कुछ ऐसी स्टोरीज सामने आई है जिसमें तंत्र मंत्र की एक बहुत ही अंधेरी और गहरी काली दुनिया छुपी हुई है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उन स्टोरीज को पब्लिक में नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया, जिन भी लोगों को तंत्र मंत्र की उस गहरी अंधेरी दुनिया की स्टोरी सुननी है वो चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां आपके सामने हर दूसरे दिन हॉरर की काली दुनिया के राज खुलते जाएंगे। यानी आपको 2 से 3 दिन से वहां पर स्टोरीज मिलती रहेंगी, और उसके लिए महज आपको एक छोटा सा योगदान करना होगा, जो मैं समझता हूं आप सभी अफोर्ड कर पाएंगे। पर यकीन मानिए, आपके उस छोटे से योगदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आपको शैतानों की एक ऐसी दुनिया की स्टोरीज बताऊंगा जिसे जानकर आपका रोम रोम कतरा उठेगा और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हॉरर की असली दुनिया ऐसी होती है। अब आप भी इतनी सारी कहानियां सुन तो रहे हैं और आपको लगता है कि आप तंत्र मंत्र की काफी दुनिया को जान चुके हैं, लेकिन साथियों सच कहूं ना तो आप तंत्र मंत्र को जान ही नहीं पाए हैं। आप असली स्टोरी जानते ही नहीं हैं। अगर आप असली तंत्र मंत्र को सुनेंगे तो आपका हृदय अंदर से पूरी तरह से विचलित हो जाएगा। जिन हॉरर स्टोरीज को अभी आप चाव से सुनते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र की उस अंधेरी दुनिया की सच्चाई जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। तो जिसमें मजबूत कलेजा हो वही लोग चैनल को ज्वाइन करे और स्टोरीज को सुनने के लिए तैयार हो जाए। और वो ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने अब तक यूट्यूब पर कभी भी नहीं सुनी है, क्योंकि वो स्टोरीज पब्लिक में आ ही नहीं पाती है। लेकिन मैं आपके लिए काफी मशक्कत करने के बाद उन स्टोरीज को सामने लाने की हिम्मत कर पाया हूं। लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ डेली स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। यहाँ पर तो आपको हर रोज स्टोरीज मिलती रहेंगी, और आज की स्टोरी भी बहुत ही डरावनी रहने वाली है। भूत प्रेतों से जुड़े किस्से कहानियां सुनने की दिलचस्पी लगभग हर इंसान में होती है। सभी को ऐसी कहानियां सुनना रोमांचित करता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित समझते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस इंसान का वहम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर उन लोगों का क्या जो इन सब चीजों पर यकीन करते हैं, और तो और सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि ऐसी खौफनाक हकीकत से वाकिफ भी हो चुके हैं। क्या उन सबका का दावा महज वहम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं। खैर, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, पर इस बात से तो कभी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिनका सटीक उत्तर आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसे रहस्य जो सदियों से अनसुलझे अनकहे हैं। कुछ ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानी है सोहनगढ़ की हसीन रहस्यमयी वादियों की। ये स्टोरी है वीणा और उसके 4 कजिन्स की, जो अपनी एक कजिन सिस्टर की शादी में सोहनगढ़ जाते हैं। सोहनगढ़ उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा और बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन। वीणा वहां अपने कजिन आदित्य, नेहा, सोनल और विकास से मिलती हैं। सभी भाई बहन कई दिनों बाद आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने अपनी कजिन माया की शादी में खूब मस्ती की, खूब धूम मचाई। दरअसल माया की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी, सो शादी भी बड़ी हाईटेक थी और अरेंजमेंट भी शानदार। तो सबने इस शादी को मिलकर खूब एंजॉय किया और अपनी कजिन सिस्टर माया को नम आंखों से विदा किया। 3-4 दिन की मौज मस्ती के बाद अब सबके वापस लौटने का वक्त आ गया था। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ सुबह होते ही जाने वाले थे। इन चारों को भी सुबह अपनी अपनी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन इतने दिन साथ में मौज मस्ती करने के बाद अब इनका मन एक दूसरे से इतनी जल्दी जुदा होने के लिए राजी नहीं हो रहा था। सभी मायूस होकर बैठे हुए थे। तभी विकास ने एक प्लान बनाया और एक्साइट होते हुए उसने कहा, अरे यार, क्यों ना हम सब कल जाना कैंसिल करके 1-2 दिन और रुक जाइए यहाँ साथ में।
नेहा ने पूछा। और यहां रुककर करेंगे क्या? अब तो शादी भी हो चुकी है, सारे मेहमान भी चले गए हैं, तो हम यहां रुककर करेंगे भी क्या? विकास ने कहा। अरे यार नेहा, तू पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, फिर बाद में रिएक्ट किया। गाइस, मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे हम यहां बोर भी नहीं होंगे और मजे भी बहुत करेंगे। आदित्य ने पूछा। वो तो ठीक है विकास, पर तुम अपना प्लान तो बताओ। एक्साइट होते हुए विकास ने कहा, गाइस, क्यों ना हम सोहनगढ़ की हसीन वादियों में घूमने चले, लाइक फॉरेस्ट राइडिंग। उसने सबसे पूछा। सो कैसा लगा आइडिया? एक्साइटमेंट से उछलते हुए वीणा बोली, इट्स अमेजिंग यार, सीरियसली बड़ा मजा आएगा इस ट्रिप में तो। नेहा ने भी सहमति जताते हुए कहा। हाँ, वीणा दी। विकास ने आदि यानी आदित्य से पूछा। सो क्या विचार है आदि भैया? आदि ने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। प्लान तो अच्छा है बट, विकास ने कहा, बट क्या मेरे भाई, अब मान भी जाना। आदि बोला। ओके। आदि ने जैसे ही कहा, सब खुशी के मारे जोर से चिल्ला उठे। अब तो बस सबको सुबह होने का इंतजार था, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा एक्साइटमेंट में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। सबकी नींद उड़ चुकी थी, किसी को भी अब सब्र नहीं हो रहा था। जैसे ही सुबह के 9 बजे सब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गए। विकास ने अपने एक फ्रेंड समीर की खुली जीप का अरेंजमेंट कर लिया था। उसका फ्रेंड समीर भी उनके साथ उस ट्रिप में शामिल हो गया था। इस तरह वे कुल 6 लोग निकल पड़े थे सोहनगढ़ की उन रहस्यमयी वादियों के सफर पर। विकास सोहनगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर ही बसे एक शहर बीजापुर में रहता था, सो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट आसान थे। सब सफर का भरपूर आनंद उठाते हुए मजे से आगे बढ़ रहे थे। गीत गाते गुनगुनाते मजे से उनकी गाड़ी सरपट भाग रही थी। तभी नेहा ने इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हुए विकास से पूछा, विकास भैया, ये सोहनगढ़ के जंगल कुछ अजीब है ना? विकास ने पूछा। क्या मतलब नेहा? नेहा ने कहा, अरे नहीं, वो मैंने नेट पर सर्च किया तो। नेहा आगे कुछ बोलती, उससे पहले विकास ने उसे टोकते हुए कहा, ओहो नेहा, क्या यार, सब बकवास हैं। लोग तो हर दूसरी जगह के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाते ही रहते हैं, पर क्या हर जगह भूत प्रेत होते हैं? नहीं ना। तुम ये सब फालतू काम बंद करो और इन खूबसूरत वादियों और जन्नत जैसे नज़ारों का जी भर कर दीदार करो, बाद में पढ़ना अपनी ये इंटरनेट वाली बकवास। सोनल ने कहा। वाओ विकास, इट्स वेरी अमेजिंग व्यू यार, सच में भाई गजब का नज़ारा है। सीना चौड़ा करते हुए विकास बोला। कहाँ था ना सोनल दी, सब बहुत एंजॉय करेंगे, कोई बोर नहीं होगा। आदि ने पूछा। हाँ भाई, अब तू ज्यादा क्रेडिट लेना छोड़ और ये बता, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मतलब कोई खास व्यू पॉइंट है या? समीर ने कहा। है ना आदि भैया, सनसेट पॉइंट, रिंग पॉइंट। आदि ने कहा। अच्छा चलो फिर, सनसेट तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं, ये रिंग पॉइंट क्या है? यहां चलते हैं। वीणा ने समीर और विकास से पूछा। वैसे तुम दोनों यहां कितनी बार आए हो? विकास ने कहा। हम भी आज फर्स्ट टाइम इस ट्रिप पर आए हैं, वीणा दी। वीणा ने फिर पूछा। फर्स्ट टाइम? बट वाई? इतनी सुंदर जगह के इतने पास रहकर भी आज पहली बार, ऐसा क्यों? विकास ने कहा। बस दी, क्या बताए, हम तो यहां कब से ही आना चाहते थे, पर वही नेहा के इंटरनेट जैसी ढेरों डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं इस जगह से। सो माँ पापा ने यहां आने से साफ मना कर रखा था। आदित्य ने पूछा। तो आप बुआ जी की परमिशन के बिना यहां आए हैं जनाब? विकास ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा। जी आदि भैया, अगर मैं उन्हें यहां आने के बारे में बताता तो वे कभी परमिशन नहीं देती। सो, और उसकी बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। वीणा ने पूछा। वैसे तुम्हारी इंटरनेट वाली क्या स्टोरी थी इस जगह के बारे में नेहा? नेहा ने बताया। वो वीणा दी। एक्चुअली इंटरनेट वाली कहानी के हिसाब से यहां सन 1957 में, जब हमारे देश में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपने चरम पर था, सैनिक विद्रोह हो गया था। उस टाइम यहां सोहनगढ़ के इन्हीं जंगलों के बीच आदिवासियों का एक गांव था। उस गांव के आदिवासियों ने मेरठ से भागकर आए कुछ क्रांतिकारी सैनिकों की छिपने में मदद की थी।
जिसकी भनक कुछ भेदियों के द्वारा गोरी सरकार को लग गई थी। तब जनरल बेंटिन की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने गांव पर घेरा डालकर एक एक घर की चैकिंग की और गांव के लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। लोगों से सच पता करने के लिए अमानवीय यातनाएं दी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा। औरतों और बच्चों को कोड़े मारे, उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटा, पर उन लोगों के ईमान को नहीं डगमगा पाई। गांव के मुखिया और कुछ सम्माननीय लोगों ने मिलजुल कर अंग्रेजी सेना के गांव की ओर कूच करने की खबर मिलते ही पहले से ही अत्यंत गोपनीय तरीके से सीक्रेट जंगली रास्तों से क्रांतिकारी सैनिकों को तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, पर वे ये नहीं जानते थे कि अंग्रेजी सेना उनसे सच उगलवाने के लिए गांव के लोगों को इस प्रकार अमानवीय यातनाएं देगी। अंग्रेजी सेना ने अपनी हर संभव कोशिश कर ली। गांव के बीचों बीच बांधकर मुखिया को गोलियों से भून दिया, फिर भी गांव के लोग टस से मस नहीं हुए। तब जनरल बेंटिन ने क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। उसने रात में पूरे गांव में आग लगा दी, जिससे अपने घरों में सोते हुए गांव के सभी लोग अपने घरों व मवेशियों सहित जिंदा जल गए। बताया जाता है कि जब यह घटना हुई तब इस गांव की आबादी लगभग 250 से ज्यादा की थी। मतलब उस रात 250 से ज्यादा लोग और उनके पशु उस सन की जनरल की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। कहा जाता है उस दिन के बाद यहां सब कुछ वीरान हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि उस गांव के अवशेष अब भी इन जंगलों के बीच में कहीं मौजूद हैं। कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि उन्होंने यहां एक साथ कई लोगों के चीखने, पुकारने और रोने की आवाजें सुनी हैं। 1857 में उस काले दिन के बाद फिर कभी कोई यहां नहीं बस पाया। लोगों का मानना है आज भी यहां उन आदिवासी लोगों की अतृप्त रूहें भटकती हैं। इन वादियों में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे घोड़ों के चलने की आवाज, लोगों के रोने की आवाज, एंड सबसे बड़ी और अहम बात, इन घाटियों में आवाज गूंज कर कभी रिवर्स नहीं आती, जैसा आमतौर पर हर घाटी में होता है। नेहा ने सबको उस जगह का इतिहास और वर्तमान बताया। सोनल ने कहा, स्ट्रेंज, कितना क्रूर होगा वो जनरल बेंटिन, बेचारे गांव के इनोसेंट लोगों को। और इससे आगे सोनल कुछ बोल ही नहीं पाई। वीणा ने कहा, यू आर राइट सोनल दी। विकास बोला, तभी शायद लोग इस जगह को हॉन्टेड समझते हैं। आदित्य ने कहा, अरे यार गाइज, माना सालों पहले जो हुआ वो ठीक नहीं था, बट अब तुम लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वरना तुम सबको भी वही सब कुछ सच लगने लगेगा जो लोग इस जगह के बारे में बोलते हैं। सो प्लीज ये बातें बंद करो और ट्रिप को एंजॉय करो। आदि की बातों में सहमति जताते हुए समीर बोला, यस आदि भैया इज राइट, बिकॉज इन चीजों के बारे में हम जितना ज्यादा सोचते हैं, चीजें और ज्यादा डरावनी और भयानक हो जाती हैं, और वे सब नॉर्मल होकर फिर से मौज मस्ती करते हुए ट्रिप को एंजॉय करने में लग गए। गाड़ी तेज गति से सरपट भाग रही थी। कुछ ही देर में वे लोग रिंग पॉइंट पर पहुंच गए। बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए वीणा बोली, वाओ, इट्स वेरी अमेजिंग एंड वंडरफुल यार, सो नाइस। सोनल बोली, हाँ यार वीणा, इट इज सो ब्यूटीफुल। वैसे तुम्हें कैसा लगा ये व्यू आदि? आदि बोला, वंडरफुल सोनल दी। विकास ने आदि को छेड़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सो तब तो आज की पार्टी आदि भैया की तरफ से, और सब ठाके मारकर हंस पड़े। फिर आदि बोला, ओके डन, बट यहां जंगल में तो सिर्फ एक ही पार्टी हो सकती है। विकास ने पूछा, कौन सी पार्टी आदि भैया? तो आदि ने हंसते हुए कहा, भाई इस वैली के जानवरों की पार्टी, जो वो हमारे साथ कभी भी कर सकते हैं। कहते हुए आदित्य ठाके मारकर हंस पड़ा। नेहा बोली, हाउ फनी आदि भैया, अब क्यों डरा रहे हो आप? आदि ने नेहा से कहा, ओह हो नेहा, आई एम जस्ट जोकिंग डियर। बस सब इसी तरह नॉर्मल बातें कर रहे थे। तभी वीणा बोली, अरे आप सब लोग किन बातों में लगे हो, जरा इस व्यू को तो जी भरकर देख लो। कितना खूबसूरत नजारा है, और यहां से नीचे देखने पर घाटी के बीच में सड़क एकदम रिंग के शेप में नजर आ रही है, एकदम गोल राउंड। शायद इसीलिए इसे रिंग पॉइंट कहते हैं। कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की
उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए और नीचे देखा। आदि बोला, वाओ, इट्स अमेजिंग एंड यूनिक व्यू वीना, रियली। नेहा, समीर, सोनल और विकास ने भी उस सुंदर नज़ारे की खूब तारीफ की। फिर पता नहीं अचानक नेहा को क्या सूझा और उसने जोर से घाटी में तेज आवाज लगाई, नेहा। पर यह क्या, न तो आवाज घाटी में गूंजी और न ही लौटकर वापस आई। इंटरनेट की बात सच हो गई थी और ये सब देखकर सब पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। सब ने एक दूसरे की तरफ आशंकित नजरों से देखा और फिर नेहा ने एक बार फिर वही कोशिश की। उसने दोबारा घाटी में जोर से आवाज लगाई, नेहा। पर इस बार भी न तो आवाज घाटी में गूंजी और न ही रिटर्न आई। अब तो सबके मुंह सूख चुके थे। फिर भी एक एक बार सब ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, न तो आवाज घाटी में गूंजी और न ही रिटर्न आई। सबके दिल में अब कहीं न कहीं एक अनकहे भय ने जन्म ले लिया था। उस सुंदर और स्वर्ग जैसी जगह में भी अब उनका मन व्याकुल हो रहा था। वहां जो कुछ हुआ उसका उनके मन मस्तिष्क के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। वे सब बस अब वहां से चले जाना चाहते थे। सोनल ने सबका ध्यान बांटते हुए कहा, लेट्स गो गाइज, आई थिंक अब हमें यहां से चलना चाहिए। मन ही मन में सब यही चाहते थे। सोनल के कहते ही सबने जल्दी से हामी भर दी और आकर जीप में बैठ गए। समीर ने जीप स्टार्ट की। जीप के चलते ही सबने चैन की सांस ली। उन सबके मन में कई अनकहे सवाल थे, पर सबकी जुबान खामोश थी। जहां कुछ टाइम पहले जब वे यहां आए थे, उस टाइम जीप में कोलाहल मचा हुआ था। सब खूब मस्ती कर रहे थे, धूम मचा रहे थे, पर अब कुछ पल बाद सब कुछ खामोश था। मौत का सा सन्नाटा पसरा हुआ था गाड़ी में। इस खामोशी के बीच बस एक ही आवाज थी जो उस टाइम सबके कानों में गूंज रही थी, और वो आवाज थी जीप के चलने की, जो कुछ ही देर में चलते चलते अचानक खर्र खर्राहट करते हुए बंद हो गई और जीप ठिठक कर बस रुक गई। विकास ने झुंझलाते हुए पूछा, अरे यार समीर, क्या हुआ? जीप क्यों रोक दी यार? बाकी सब भी समीर की तरफ चकित नजरों से देख रहे थे। समीर ने कहा, अरे यार विकास, मैंने जीप नहीं रोकी यार, सीरियसली। पता नहीं ये रुक कैसे गई? समीर ने शॉक्ड होकर गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा, आई डोंट नो, हुआ क्या? लेट मी सी। उसकी बात सुनकर विकास बोला, ओह शीट, कहते हुए वो भी चेक करने के लिए जीप से उतरा। उन दोनों ने जीप का बोनट खोलकर चेक किया और विकास की तरफ देखते हुए समीर बोला, पता नहीं यार विकास, सब कुछ तो ठीक है, फिर हुआ क्या? विकास बोला, हुआ होगा कुछ। एक काम करते हैं, हम जीप में बैठते हैं और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए। समीर ने कहा, आई थिंक यू आर राइट, लेट्स ट्राई। कहते हुए समीर ने बोनट बंद कर दिया और दोनों आकर फिर से गाड़ी में बैठ गए। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ समीर, इज एवरीथिंग ओके और नोट? समीर ने कहा, पता नहीं आदि भैया, इंजन में तो कोई प्रॉब्लम मेंशन हो नहीं रही है, फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, शायद हो जाए स्टार्ट। समीर की बात सुनकर सब टेंशन में आ गए और मन ही मन प्रे करने लगे। समीर ने चाबी घुमाई और जीप तुरंत स्टार्ट हो गई। ये देखकर सब खुशी के मारे उछल पड़े। यही! समीर ने जीप को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही रईस दी और ड्राइव स्टार्ट की, तभी तेज आवाज के साथ गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर हो गया और सारी हवा निकल गई। शॉक्ड होकर अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए समीर बोला, ओह शीट, ये कैसे हो गया? और एक एक करके सब गाड़ी से नीचे उतरे। सोनल ने समीर से पूछा, अब क्या होगा समीर? टायर तो पंक्चर हैं। समीर ने सोनल से कहा, डोंट वरी सोनल दी, स्टीपनी है हमारे पास, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी अचानक विकास जोर से चीखा, ओह शीट! समीर ने कहा, क्या हुआ विकास? कहते हुए समीर और आदित्य विकास की तरफ गए और सामने का नजारा देखकर उन दोनों के भी होश उड़ गए। दरअसल स्टीपनी टायर भी पंक्चर था और ये देखकर समीर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो शॉक्ड होते हुए बोला, हाउ इज दिस पॉसिबल? आई कांट बिलीव दिस। ये कैसे हो सकता है? स्टीपनी कैसे पंक्चर हो सकती है, जबकि ये तो बिल्कुल न्यू है।
समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए विकास ने कहा, आई नो समीर, इसे हमने 2 दिन पहले ही तो खरीदा था। और वो आगे बोला, मुझे खुद यकीन ही नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? स्टीपनी अपने आप पंक्चर कैसे हो सकती है? हाउ? आदित्य ने पैनिक होते हुए कहा, अब क्या हुआ? कैसे हुआ? इन बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। सोचना है तो बस ये कि अब यहां से वापस कैसे जाए? मोबाइल का नेटवर्क भी तो नहीं है यहां। सहमते हुए नेहा बोली, अब हम क्या करेंगे आदि भैया? कहीं इंटरनेट वाली बात सच तो नहीं हो रही है? नेहा को ढांढस बंधाते हुए आदित्य बोला, ऐसा कुछ नहीं है नेहा, तुम घबराओ मत, कुछ सोचने दो हमें, हम जल्दी ही यहां से वापस जाएंगे। वे लोग अभी इस शोक से उबरे भी नहीं थे कि अचानक वीणा को सामने झाड़ियों से किसी की सरसराहट सुनाई दी। कुछ देर तो उसने आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया, पर ज्यादा देर वो खुद को रोक नहीं पाई और उन झाड़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उन झाड़ियों के करीब पहुंची, उसने अचानक वहां से एक बच्ची को निकलकर भागते हुए देखा, जिसे अचानक इस तरह से अपने सामने देखकर वीणा की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो असंतुलित होकर नीचे गिर गई। उसे इस तरह घबराकर गिरते देख सोनल और नेहा दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे संभालते हुए सोनल ने पूछा, क्या हुआ वीणा, सब ठीक है ना? तुम इस तरह से गिर कैसे गई और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या? नेहा ने भी घबराते हुए वीणा से पूछा। हाँ वीणा दी, बताइए ना क्या हुआ आपको? तब वीणा ने सामने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कंपाती हुई आवाज में कहा, वहां कोई है सोनल दी? सोनल ने पूछा। कहां? झाड़ियों के पीछे? वीणा ने कहा। हाँ सोनल दी। तभी आदित्य, समीर और विकास भी वहां आ गए। सोनल ने थोड़ा डरते हुए झाड़ियों के नजदीक जाकर देखा, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखा। सोनल बोली, वहां तो कुछ भी नहीं है। वीणा, आखिर तुमने वहां देखा क्या? घबराते हुए वीणा बोली, हैं दी, वही हैं। आदित्य ने पूछा, पर क्या कोई जानवर था क्या वीणा? बहुत ही ज्यादा डरी हुई आवाज में वीणा ने सबको बताया, नहीं, जानवर नहीं था आदि भैया, मैंने वहां एक छोटी बच्ची को भागते हुए देखा। झुंझलाते हुए विकास बोला, अरे यार वीणा दी, पहले ही यहां टेंशन कम है, जो अब आप इस तरह की बातें करके सबको डरा रहे हो। विकास को टोकते हुए तेज आवाज में आदित्य बोला। विकास, और फिर वीणा को अपने सीने से लगाते हुए उसने आगे कहा, डोंट वरी माई प्रिंसेस, सब ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। वीणा ने फिर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं आदि भैया। सोनल दी, आई स्वे, मैंने यहां एक छोटी बच्ची को देखा है, सच। वीणा को समझाते हुए सोनल बोली, वी नो वीणा, हम समझ सकते हैं, तुम इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, शायद यही वजह है कि तुम्हें इस तरह से अजीब आभास हो रहे हैं। देखो डियर, डोंट वरी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हम बहुत जल्द ही यहां से निकल जाएंगे। सच? वीणा ने कहा। इसका मतलब आपको मुझ पर यकीन नहीं है? सोनल दी, ओके, मैं मान लेती हूं कि यह महज मेरा वहम था, बट दी, मुझे एक बात बताइए, क्या यहां सिर्फ मैं ही घबराई हुई थी, आप सब नहीं? क्या आप सबको मन ही मन कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं हो रही थी? अगर हो रही थी तो जरा सोचिए, फिर यह वहम सिर्फ मुझे ही कैसे हो गया? आप लोगों में से किसी को क्यों नहीं? कहते हुए वीणा थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए वहां से जीप की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह अपसेट देखकर बड़े भाई बहन आदि और सोनल बेहद दुखी थे। वही समीर, नेहा और विकास भी अपसेट हो गए थे। एक तो उन भयानक वादियों से निकलने की टेंशन और ऊपर से वीणा के साथ हुआ ये इंसिडेंट। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि किस बात को सही माने और किसे वहम। आखिर करें तो करें क्या? सब लोग जीप के पास लौट आए। सबका चेहरा उतरा हुआ था। कुछ देर सब कुछ शांत ही रहा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए आदित्य बोला, देखो गाइस, यहां हाथ पर हाथ धरे बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो बेहतर यही होगा कि हम यहां से पैदल ही चलते हैं। दोपहर हो चुकी है, यही बैठे रहे तो शाम भी यही हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
सोनल ने कहा, यस आदि, यू आर राइट। नेहा, वीणा, विकास, समीर, जीप में जो कुछ भी जरूरी सामान है उसे कैरी करो और चलो यहां से जल्दी। नेहा ने कहा, जी सोनल दी। कहते हुए नेहा ने अपना बैग कैरी किया। वीणा, विकास और समीर ने भी अपना अपना सामान कैरी किया। आदित्य और सोनल भी अपना सामान लेकर आगे बढ़े। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। काफी देर चलने के बाद सभी को थकान होने लगी, सो एक पेड़ के नीचे छाया देखकर वे कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुके। समीर ने अपनी बैग से वाटर बोतल निकाली और सभी को पानी दिया। सबने थोड़ा पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करने लगे कि तभी उन्हें वहां किसी बैलगाड़ी के चलने जैसी आवाज आने लगी। आवाज सुनकर सब चौंक उठे। विकास बोला, ये कैसी आवाज है? आदित्य से पूछते हुए सोनल बोली, ये तो जैसे किसी काट के चलने की आवाज लगती है, शायद। क्यों आदि? गंभीर होते हुए वीणा बोली, हाँ सोनल दी, आवाज तो कुछ ऐसी ही है, पर पता नहीं कुछ दिख तो रहा नहीं है, कुछ दिखेगा भी नहीं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने चारों तरफ देख लिया पर कुछ नहीं दिखा और कुछ देर बाद वो आवाज भी आना बंद हो गई। इस इंसिडेंट ने उन्हें और ज्यादा डरा दिया था। अब कहीं न कहीं उन्हें वीणा के बताए उस वाक्य पर भी यकीन हो रहा था। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़कर वे लोग तेजी से आगे बढ़े। उन्हें अब सिर्फ इस बात का ध्यान किया कि जितना जल्दी हो सके वे उस खौफनाक जगह से निकल जाएं। पर वो कहते हैं ना कि जब मन में डर घर कर लेता है तब सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही होने वाला था इन लोगों के साथ भी। वे छहों लोग बिना इधर उधर देखें बस निरंतर चले जा रहे थे। तभी एक खौफनाक चीख ने उनके होश उड़ा दिए। सब एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने आसपास देखा पर उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आई तो आई कहां से। वीणा बोली, मैंने कहा था ना सोनल दी, कुछ गड़बड़ है यहां। घबराते हुए नेहा बोली, आप ठीक कह रही है वीणा दी। विकास बोला, आई थिंक हमें यहां से जल्दी ही निकलना चाहिए, ये जगह वाकई बहुत ज्यादा अजीब है। आदित्य ने घबराते हुए कहा, हाँ सूरज ढलने को है, अगर यहां रात हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समीर ने घबराकर हाँफते हुए कहा, पर आदि भैया, हम इतनी जल्दी यहां से निकलेंगे कैसे? अभी तो हम आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाए हैं। वीणा ने कहा, सो वोट? समीर, हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना, इससे पहले कि यहां अब कोई नई मुसीबत आए हमें भागकर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। विकास ने कहा, वीणा दी इज राइट, लेट्स गो गाइज। कहते हुए विकास ने भागना शुरू कर दिया। बाकी सब भी उसके पीछे भागने लगे। आखिर अब ये दौड़ उनके लिए जिंदगी और मौत की दौड़ थी। पर क्या वाकई इस तरह से दौड़ते भागते वे लोग इतनी बड़ी घाटी को पार कर सकते थे? वो भी तब जब सूरज ढलने को था। लेकिन यह भी सही था क्योंकि अब उन लोगों के पास सिवा इसके कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। आगे आगे जिंदगी की दौड़ और पीछे हर मोड़ पर खड़ी मौत। उस समय उन लोगों की जो हालत थी उसे बयां करना बेहद मुश्किल है। प्लीज गॉड सेव वी, प्लीज गॉड सेव वी। इस तरह से प्रे करते हुए नेहा बेपरवाह भाग रही थी कि तभी उसके पैर में ठोकर लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। आह! उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर सबके पैर एकाएक रुक गए। अरे नेहा, संभालो, कहते हुए वीणा ने उसे सहारा दिया। बाकी सब भी उसके पास आए और आदि ने हाँफते हुए उससे पूछा, आर डॉट आर यू ओके नेहा? संभल कर उठते हुए हाँफती हुई आवाज में नेहा बोली, आई एम फाइन आदि भैया। उसके पैर की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, अरे लेकिन तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है नेहा। चौंकते हुए सोनल बोली, अरे हां। विकास ने घबराते हुए नेहा से पूछा, तुम चल तो पाओगी ना नेहा? नेहा बोली, जी विकास भैया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वीणा ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे पैर में पट्टी बांध देती हूं ताकि खून बहना बंद हो जाए और चोट भी गहरी ना हो पाए। कहते हुए वीणा ने अपने गले से स्कार्फ निकालकर नेहा के पैर पर पट्टी बांधी। तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने लगा था। घबराते हुए सोनल बोली, ओ गॉड, अंधेरा हो गया अब।
आदि ने गंभीर होते हुए कहा, घबराओ मत सोनल, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और चाहे जो हो जाए हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। अगर हम अलग हुए तो। सबने उसके कहे अनुसार एक दूसरे का हाथ थाम लिया और मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे आदि और वीणा थे और सबसे पीछे विकास और समीर। अभी तो उन्होंने उस जंगल की वास्तविक भयानकता का एक छोटा सा नमूना भी ढंग से नहीं देखा था। सब भय को मात देते हुए, जीवन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ एक नए खतरे की आशंका से उनके कंठ सूख रहे थे। खौफ और मौत के आगोश में लिपटी ये वादियां पता नहीं उन्हें आगे और क्या क्या दिखाने वाली थी। अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगले ही पल कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, जिसकी तो आशंका भी उन लोगों को नहीं थी। वे बस निरंतर चले जा रहे थे और हर गुजरते पल के साथ रात और गहरा रही थी। इसलिए उनके कदम 4 गुना अधिक तेजी साथ आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उन्हें सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर वीणा घबराकर चीखते हुए बोली, आदि भैया। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ वीणा, तुम ठीक हो? वीणा ने सामने इशारा करते हुए कहा, मैं तो ठीक हूं भैया, पर वो देखिए सामने क्या है क्या। कहते हुए आदित्य ने सामने की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। बाकी सबके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे सबके मुंह सूख गए। घबराकर लगभग रोते हुए नेहा बोली, अब हम क्या करेंगे? आदि भैया, दिन में बैलगाड़ी की आवाज आ रही थी, पर बैलगाड़ी नहीं दिख रही थी, और अब बैलगाड़ी तो दिख रही है पर कोई आवाज नहीं आ रही है। उसे संभालते हुए विकास ने कहा, अरे नेहा, रो मत पगली। समीर ने कहा, आई थिंक हमें छिप जाना चाहिए इससे पहले कि वो काट हमारे करीब आए। सोनम ने कहा, समीर ठीक कह रहा है आदि, हम सामने उन झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, लेट्स गो। कहते हुए सोनल उन झाड़ियों की तरफ बढ़ी। बाकी सब भी उसके पीछे जल्दी से उन झाड़ियों के पीछे जा छिपे। झाड़ियों के पीछे से झांककर वे उस बैलगाड़ी की तरफ देख रहे थे। जैसे ही वो बैलगाड़ी उनके पास आई, उस नजारे को देखकर उन लोगों के होश ही उड़ गए। बैलगाड़ी में बैठे लोग और वो दोनों बैल जो उस बैलगाड़ी को ढो रहे थे, सबके शरीर जले हुए थे। उस खौफनाक मंजर को देखकर नेहा की चीख बस निकलने ही वाली थी कि तभी विकास ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख को अंदर ही दबा दिया। साक्षात मौत उनके सामने भयावहता का नंगा नाच कर रही थी। वो बैलगाड़ी मंद गति से चल रही थी और बिल्कुल उन लोगों के सामने आकर रुकी। उस बैलगाड़ी को रुकते देख सबकी सांसें अटक सी गई थी। सब मन ही मन भगवान को याद करके अपनी सलामती की कामना कर रहे थे। वही वो बैलगाड़ी वहां से टस से मस नहीं हो रही थी। करीब 10 मिनट तक वो बैलगाड़ी वहीं खड़ी रही और तब तक वे सभी लोग अपनी सांसें दबाए छिपकर उन झाड़ियों में दुबके रहे। 10 मिनट तक उस बैलगाड़ी में कोई हलचल नहीं हुई और फिर 10 मिनट बाद एकाएक वो बैलगाड़ी हवा में विलीन हो गई। ये भयावह मंजर देख नेहा बेहोश हो गई। विकास ने उसे हिलाते हुए उठाने की कोशिश की। नेहा, नेहा, उठो, क्या हुआ तुम्हें? समीर ने पूछा। क्या हुआ विकास? विकास ने कहा, पता नहीं यार, शायद डर के मारे बेहोश हो गई। घबराते हुए सोनल बोली, ओ नो, अब क्या करें? समीर ने कहा, घबराइए मत दी। कहते हुए समीर ने अपने बैग से वाटर बोतल निकालकर नेहा के चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का, जिसके फलस्वरूप नेहा को होश आ गया। होश में आते ही वो चीखने लगी, प्लीज गॉड सेव मी, प्लीज भगवान सेव मी, प्लीज। आदि ने उसे झकझोरते हुए कहा, नेहा, नेहा, सब ठीक है। आदि के झकझोरने के बाद नेहा पूरी तरह से होश में आ गई और रोते हुए आदि के गले लग गई। आदि ने भी बड़ा भाई होने के नाते उसे सांत्वना देने की भरपूर कोशिश की। ये सब कुछ अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नई मुसीबत आ गई। वे लोग जहां छिपकर बैठे हुए थे, वहां अचानक एक छोटे से बच्चे के रोने की तेज आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। नर्वस होते हुए सोनल बोली, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? वीणा ने कहा, यह सोचने का टाइम नहीं है सोनल दी हमारे पास, अब हमें ज्यादा देर यहां नहीं रुकना चाहिए। विकास ने भी अपनी सहमति जताई, वीणा दी इज राइट।
और वे लोग वहां से जल्दी निकल भागे। पर आखिर भाग कर जाते तो जाते कहां? वहां तो चारों तरफ वही खौफनाक जंगल और रूह कंपा देने वाली भयानक आवाजें उनका खून सूखा रही थी। भय और तिलिस्म का एक खौफनाक मंजर उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा था, और इन सब के बीच उनका आत्मविश्वास महासागर की उफनती लहरों के बीच थपेड़े खाती एक छोटी सी नौका जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक सोनल को उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई और वो उछलकर बोली, हे गाइस, वो देखो, वहां सामने नीचे की तरफ रोशनी दिख रही है। शायद वहां कोई घर है। बाकी सबने भी सोनल की बताई जगह पर अपनी नजरें डाली। विकास ने कहा, अरे हां, वहां तो बहुत रोशनी है, शायद एक से ज्यादा घर हैं वहां। वीणा ने कहा, इस खौफनाक जंगल में घर, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। यहां तो हर तरफ सब कुछ अजीब ही तो है। समीर ने कहा, क्या पता हमें वाकई वहां से कुछ मदद मिल जाए। ये भी तो हो सकता है न कि वहां कोई रियल विलेज हो। पर समीर, और इससे पहले कि वीणा आगे कुछ बोलती, आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, लिसन वीणा, आई नो तुम क्या कहना चाहती हो, पर डियर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माना कि वहां खतरा हो सकता है, पर वहां एक संभावना भी तो सकती है मदद की, और फिर यहां तो सब जगह खतरा है। कहते हुए आदित्य ने अपनी बात खत्म की। सोनल बोली, या मुझे भी लगता है एक बार हमें वहां चलकर देख लेना चाहिए, शायद वहां से हमें कोई हेल्प मिल जाए। समीर, विकास और नेहा ने भी उसकी बात में अपनी सहमति दर्ज की। ये लोग उस नए सफर पर निकल पड़े, अंधेरे की ओट में उजाले की खोज का सफर। वे लोग कुछ ही देर में उस जगह जा पहुंचे जहां से रोशनी आ रही थी। वहां कुछ कच्चे मकान और झोपड़ियां थीं। घरों के बाहर मवेशी बंधे हुए थे, पर माहौल पूरी तरह शांत। ये देखकर विकास से रहा नहीं गया और वो बोला, अरे आदि भैया, इतने सारे घर हैं यहाँ, पर कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा है, और तो और कोई आवाज भी नहीं। इतनी खामोशी, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है यहाँ? वीणा बोल पड़ी, कुछ नहीं, बहुत कुछ अजीब है यहाँ। इनफैक्ट सब कुछ अजीब है यहाँ। अब भी वक्त है भैया, वापस चलते हैं यहाँ से। सोनल बोली, घबराओ मत वीणा, ये कोई सिटी नहीं गांव है, और गांव के लोग जल्दी सो जाया करते हैं, शायद इसीलिए सब कुछ शांत है यहाँ। आदित्य ने कहा, एग्जैक्टली वीणा, सोनल इज राइट, आओ आगे देखते हैं। और वे लोग आगे बढ़े। वीणा ने उन्हें फिर रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बट आदि भैया। आदित्य ने वीणा को समझाते हुए कहा, वीणा डोंट वरी, तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। और वे लोग उन घरों की तरफ देखते हुए आगे बढ़े, इस उम्मीद में कि वहां शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। पर क्या वाकई वो मदद की आस लिए सही जगह पर आए थे, या फिर वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे? पर वहां उन्हें कोई इंसान तो क्या एक स्ट्रीट डॉग भी नजर नहीं आ रहा था। हां, पर कुछ घरों के बाहर मवेशी जरूर बंधे हुए थे, और सिर्फ यही वजह थी कि उन लोगों को वहां डर की बजाय मदद की उम्मीद थी। पर वीणा, अब तक उसने जो कुछ देखा सुना था, इससे उसे यहां इस जगह का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर अपने शक को जाहिर कर लेने के बाद भी उसके भाई बहन उसकी चेतावनी को अनसुना करके वहां आ गए थे। वीणा के मन का भय उसके व्यवहार में भी झलक रहा था। वो हर एक कदम फूंक फूंक कर चल रही थी। वो चल आगे रही थी, पर उसकी नजरें चारों दिशाओं में घूम रही थी। एक हल्की सी आहट भी उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। वाकई उस जगह का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था। दूर जंगल से आने वाली सियारों की आवाज गूंज रही थी वहां, जो उस वातावरण को और भी ज्यादा भयावह बना रही थी। उस पर उल्लुओं के बोलने की आवाज, जंगल से आने वाली ये भयानक आवाजें, और वहां उस गांव में चीर शांति भरा माहौल, ये सब वाकई एक खौफनाक हकीकत के रूप में उन लोगों के सामने था। खींचते हुए विकास बोला, अरे यार आदि भैया, पूरा गांव घूम लिया हमने, पर यहां तो न कोई बंदा दिखा न बंदे की जात। साले ऐसे कैसे सो गए हैं सब, मानो मर ही चुके हों। समीर ने विकास की बात में सहमति जताते हुए कहा, विकास इज राइट भैया, यहां तो ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे यहां सदियों से कोई रहता ही न हो।
तब उनकी बात सुनकर सोनल को भी वहां का माहौल अजीब सा लगा और उसने भी उन दोनों की बात में अपनी बात मिलाते हुए कहा, आई थिंक आदि, वीणा और ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं। अब तो मुझे भी इस जगह पर मनहूसियत सी महसूस हो रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। शायद ऐसा लगता है जैसे कुछ तो गलत हुआ है यहाँ, और ये अजीब सी जलने की बदबू, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। आदि बेचैन होते हुए उसने अपनी बात कही। नाक सिकोड़ते हुए नेहा बोली, यस सोनल दी, पता नहीं ये जलने की बदबू अचानक कहां से आनी शुरू हो गई। छे, कितनी गंदी बदबू है? आदित्य ने सोनल से पूछा। सो व्हाट सोनल दी, अब हम क्या करें? क्या आपको लगता है हमें लौट जाना चाहिए यहां से? सोनल ने कहा। हां आदि, यहां से हमारा लौट जाना ही ठीक होगा, इससे पहले कि यहां कोई नई मुसीबत आए। आदित्य ने कहा। ओके दी, लेट्स बैक गाइज। और वे लोग वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, सामने एक घर का दरवाजा खुला। दरवाजे को खुलते देखकर वे लोग थोड़ा घबराए, पर फिर भी उनके दिल में आशा की एक छोटी सी किरण भी रोशन हुई। उनकी आंखें भय और उत्सुकता भरी नजरों से उस दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उन्हें इंतजार था उस शख्स का जो उस दरवाजे से बाहर आने वाला था। अंततः उनकी उत्सुकता शांत हुई। उस दरवाजे से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। उसने घुटनों तक आने वाला एक घाघरा पहना हुआ था। चौली की जगह एक लंबा सा मोटा कपड़ा लपेटा हुआ था और उस पर एक पतली सी ओढ़नी साड़ी की तरह बदन पर लपेटी हुई थी। उसने कौड़ियों, हड्डियों और पत्थरों से बने हुए कुछ गहने भी पहने हुए थे। विकास और समीर ने अपने मोबाइल की टार्च ऑन कर रखी थी। इसी की बदौलत वे लोग उस घुप अंधेरे में भी उस औरत की वेशभूषा को आसानी से देख पाए थे। लेकिन उस औरत को देखने के बाद उन लोगों के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उस औरत ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे और जिस तरह की उसकी वेशभूषा थी, उसे देखकर तो वो उन्हें बाबा आदम के जमाने से भी पुरानी लग रही थी। आजकल तो गांव के लोग और आदिवासी लोग कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनता है, फिर ये औरत? ये सवाल उन सभी के मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ी। उसका चेहरा और बदन पूरी तरह से जला हुआ कोयले जैसा काला और भयानक लग रहा था। उसे अपनी तरफ आता देखकर वीणा चीखी, भागो सब यहां से, भागो। जैसे ही वीणा की वो चीख उनके कानों में पड़ी, वे सब वहां से तेजी से भाग निकले। पर भागकर जाते कहां? मूसल में सिर जो दे मारा था। अभी तक तो वे बस खौफ की उन वादियों में ही गोते खा रहे थे, पर अब तो साक्षात भूतों के गांव में आ पहुंचे थे। ये वही गांव था जो 1957 की उस रात हमेशा के लिए वीरान हो गया था। एक सनकी और क्रूर जनरल की हैवानियत की भेंट चढ़ गया था। अब तक जहां सन्नाटा था, अब वहां चारों ओर चीत्कार मची हुई थी। रोने चीखने की दर्दनाक आवाजें उन लोगों के कानों में गूंज रही थी। ये क्या था? उन लोगों की समझ से परे था। आज तक बस किस्से कहानियों में जिन भूतों के बारे में सुनकर रोमांच पैदा हो जाता था, सबके जहन में आज उनसे सीधे रूबरू होकर उन लोगों की जान सूख रही थी। रोते हुए सोनल बोली, ओ गॉड, अब हम क्या करें? हम फंस चुके हैं पूरी तरह से। वी आर कैप्चर्ड इन अ हॉन्टेड प्लेस। आदि उसे रोता देखकर नेहा भी घबरा कर रो पड़ी। अब तो विकास और समीर की आंखों में भी मारे डर के आंसू आ गए थे। सबको अपनी भूल का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि वीणा की बात न मानकर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आदित्य ने पछतावे भरे अंदाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गाइज। वीणा ने हमें चेताया था, पर हमने इसकी बात न मानकर अपने पांव खुद ही कुल्हाड़ी पर दे मारे हैं। मुझे लगता है ये वही गांव है जिसके बारे में हमने नेट पर पढ़ा था। और वो आगे बोला, वी आर वेरी सॉरी वीणा, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मान लेते तो शायद इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। वीणा ने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहा, जो हो चुका है अब उसके बारे में मत सोचिए भैया। फिलहाल तो हमें यह सोचना चाहिए कि अब हम यहां से सेफली बच के कैसे निकले।
घबराई हुई लड़खड़ाती आवाज में विकास ने कहा, वीणा दी, इज राइट भैया, हमें यहां से निकलना ही होगा, वो भी जल्दी, वरना खून की प्यासी ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं जाने देंगी यहां से। आदित्य सबको संभालते हुए वहां से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। उसने सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और एक साथ चले, और चाहे जो कुछ भी हो, कोई न तो कहीं रुकेगा और न ही पीछे मुड़कर देखेगा। सब आदित्य के निर्देशों को फॉलो करते हुए मारे डर के तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अब उन लोगों का मकसद सिर्फ उस गांव से सही सलामत बाहर निकलना था, बस। पर क्या चीजें इतनी आसान थीं? वो गांव कोई नॉर्मल गांव नहीं था जहां अपनी मर्जी से कोई भी आ जा सकता था। ये गांव तो सदियों से अतृप्त भटकती आत्माओं का गांव था। लोग यहां आ तो अपनी मर्जी से सकते थे, पर जाना उनकी मर्जी से पॉसिबल नहीं था। वे लोग अभी कुछ कदम ही चले थे कि वो खौफनाक चेहरे वाली औरत अचानक ही उनके सामने आ खड़ी हुई। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, ओह नो, भागो सब यहां से। वे सब घबराकर बदहवास होते हुए इधर उधर भाग रहे थे, और इसी घबराहट और डर की वजह से वे लोग एक दूसरे से अलग हो गए। समीर और विकास एक साथ थे, सोनल और नेहा भी बाकी सबसे अलग हो गए थे। आदि और वीणा भी उन सबसे अलग हो गए थे। भागते भागते अचानक रुकते हुए आदित्य बोला, ओह शीट। वीणा ने पूछा, क्या हुआ आदि भैया? तब आदि ने हांफते हुए थोड़ा आगे झुककर अपने हाथ घुटनों पर रखते हुए कहा, पीछे पीछे देखो वीणा, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। सब लोग अलग हो गए हैं। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हम सबका इस तरह से बिछड़ जाना उन आत्माओं के काम को आसान कर देगा। इससे पहले कि हमारे भाई बहनों के साथ कुछ गलत हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा वीणा। वीणा बोली, आप ठीक कह रहे हैं आदि भैया। चलिए वापस पीछे की तरफ, वहीं से सब लोग अलग हुए थे ना, तो हो सकता है वहीं से हमें कोई गली या रास्ता मिल जाए जहां बाकी सब भागे हों। आदित्य को भी उसकी बात ठीक लगी और वो दोनों वापस उसी जगह जा पहुंचे जहां से वे लोग उस प्रेतात्मा से डरकर भागे थे। तभी सामने से विकास और समीर भी वहां आते दिखे। वे सब लोग फिर से मिलकर बहुत खुश हुए। आदित्य ने पूछा, अरे विकास, तुम लोग ठीक हो ना? विकास ने पूछा, जी आदि भैया, हम ठीक हैं, पर सोनल दी और नेहा कहाँ हैं भैया? चौंकते हुए आदित्य ने कहा, वो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। घबराते हुए विकास ने कहा, जी नहीं भैया, हमें तो लगा कि वो दोनों आपके साथ हैं। घबराते हुए वीणा बोली, इसका मतलब सोनल दी और नेहा खो चुके हैं। आदित्य ने कहा, घबराओ मत वीणा, ये टाइम घबराने या रोने का नहीं है। हमें जल्दी ही नेहा और सोनल दी को ढूंढना होगा। लेट्स गो। सबने आदित्य की बात में हामी भरी और नेहा सोनल को ढूंढने निकल पड़े। वे लोग उन दोनों को ढूंढ रहे थे और यहां वे दोनों बदहवास सी हालत में उस गांव के चौगान में एक कुएं के पास आ पहुंची थी। ये वही कुआं था जिसमें जनरल बेंटिन ने गांव के लोगों से सच उगलवाने के लिए उनके बच्चों को उसमें फेंककर मौत के घाट उतार दिया था। मारे डर के उन दोनों के गले सूख रहे थे और बदहवास सी भागते भागते वो दोनों पूरी तरह थक कर चूर चूर हो गई थी। वे जोर जोर से आवाजें लगाकर सबको पुकार रही थी, आदि भैया, वीणा, आदि, विकास, समीर, कहां हो तुम सब? लेकिन उनकी आवाज बाकी सब तक नहीं पहुंच रही थी। ओ गॉड, प्लीज हेल्प, प्लीज। सोनल भगवान से मदद मांग रही थी। वही नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सोनल उसे संभालने और सांत्वना देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर खुद भी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर भी बड़ी बहन होने के नाते वो अपनी तरफ से नेहा को धीरज देने की पूरी कोशिश कर रही थी। सोनल ने नेहा को धीर बंधाते हुए कहा, रो मत नेहा, प्लीज, हम ढूंढ लेंगे सबको, और वो भी तो हमें खोज रहे होंगे ना। हम सब वापस जरूर मिलेंगे डियर। सोनल ने नेहा को धीर बंधाते हुए कहा, बट कब दी? मैं थक चुकी हूं। अब और भागने या चलने की ताकत नहीं है। मेरे पैरों में चोट भी दर्द कर रही है और देखिए खून भी रिस रहा है यहां से।
सोनल ने नेहा की चोट को देखा, वाकई वहां से खून रिस रहा था। तब सोनल ने प्यार से नेहा के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम घबराओ मत नेहा, मैं हूं ना, आओ यहां कुएं के चबूतरे पर बैठते हैं। कहते हुए सोनल नेहा को कुएं के नीचे बने चबूतरे के पास ले आई और वहां बिठा दिया। खुद भी वहीं रिलैक्स होने के लिए बैठ गई। कुछ देर तो वहां सब कुछ शांत ही रहा, पर फिर अचानक उस कुएं में से बहुत से बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आने लगी। अचानक ऐसी आवाजें सुनकर दोनों बहनें चौंक उठीं और उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कुएं की दहलीज मतलब उसकी मुंहडेर या पाल पर 4-5 बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों को देखकर नेहा की चीख निकल पड़ी। उसने चौंक कर घबराते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा और धीरे से सोनल की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चे यहां कैसे, अचानक कहां से आए? डर के मारे कंपाती रोती हुई सी आवाज में नेहा बोली, और ये कुएं पर खेल, दीदी क्या हो रहा है यहां? सोनल भी उस भयानक नजारे को देखकर दंग रह गई थी। इतने छोटे बच्चे कुएं की मुंहडेर पर भाग रहे थे, खेल रहे थे, वो भी बिना किसी डर के। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि कान के पर्दे ही फट जाए। अभी नेहा और सोनल कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। उसे कुएं में गिरता देख नेहा और सोनल की डर के मारे चीख निकल गई, लेकिन वे दूसरे बच्चे बिना घबराए जोर जोर से तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। ये सब देखकर नेहा और सोनल दोनों ही शॉक्ड थी। तभी वो बच्चा जो कुएं में गिरा था, कुएं की दीवार पर अपने दोनों हाथों और पैरों से रेंगता हुआ सा चलते हुए बाहर निकल आया। और ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा और सोनल का कलेजा मुंह को आ गया। अब उन्हें ये समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि वे बच्चे कौन हैं। भागो यहां से नेहा, कहते हुए सोनल ने नेहा का हाथ पकड़कर खींचा और उसे लेकर वहां से भाग निकली। दोनों काफी ज्यादा डरी हुई थी और थकान के मारे पहले ही उनका बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से वो दोनों सबसे अलग भी हो चुकी थी, जिस वजह से उनके मन का डर 10 गुना ज्यादा बढ़ गया था। वही आदित्य, वीणा, समीर और विकास का भी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बुरा हाल हो रहा था। उन्हें भी ये फिक्र सता रही थी कि आखिर वो दोनों हैं कहां और किस हाल में। वे लगभग गांव के 20 चक्कर लगा चुके थे, पर अब तक उन्हें कहीं भी उन दोनों का पता नहीं चला था। तभी अचानक चलते चलते वीणा एक जगह पर रुक गई। समीर ने पूछा, क्या हुआ वीणा? दी आप रुक क्यों गई? बाकी सबने भी अचरज से प्रश्न भरी निगाहों के साथ वीणा की तरफ देखा। तब वीणा ने सामने एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए आदि भैया। समीर, वो पेड़, क्या आपको नहीं लगता हम यहां पहले भी 2 बार आ चुके हैं? वीणा की बात सुनकर विकास, समीर और आदित्य ने भी उस पेड़ और उस जगह को गौर से देखा। और उस जगह को गौर से देखते ही विकास उछलकर तपाक से बोला, अरे हां वीणा दी, आप सही कह रहे हो, हम यहां पहले भी आ चुके। इसका मतलब ये गांव एक भूल-भुलैया है। हम जहां से चलते हैं घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। ओह नो, नेवर यार, घबराकर बेचैन होते हुए विकास ने कहा। अब हम क्या करेंगे आदि भैया, कैसे निकलेंगे यहां से? और नेहा और सोनल दी को कैसे ढूंढेंगे यहां? आदित्य ने कहा। घबराओ मत विकास, अब जब यहां फंस ही गए हैं तो यहां से निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हमें सबसे पहले नेहा और सोनल दी को ढूंढना ही होगा। अगर उनके साथ भगवान न करें कुछ गलत हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। विकास को धीरज बंधाते हुए वीणा बोली, आदि भैया ठीक कह रहे हैं विकास, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करेंगे। और यहां नेहा और सोनल उस कुएं से तो बच निकले थे, पर वहां हर कदम पर उनके लिए एक नया खतरा इंतजार कर रहा था। भागते भागते थक कर उन दोनों ने एक घने इमली के पेड़ के नीचे आसरा लिया। सुबह से भागते भागते अब उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी।
उनके पैरों में अब खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। थककर चूर हो चुकी दोनों बहनें इस डिफिकल्ट सिचुएशन में एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी, एक दूसरे के जिंदा होने का कारण बनी हुई थी। नेहा के पैर का जख्म और गहरा हो गया था। इस भागा दौड़ी में उसकी चोट से काफी ज्यादा खून रिस रहा था। एक तो थकान और भूख, ऊपर से ये असहनीय पीड़ा। नेहा की हालत बद से बदतर हो रही थी। उससे अब दर्द सहा नहीं जा रहा था। इसीलिए सोनल ने उसे वहां उस पेड़ के नीचे बिठा दिया था और उसका सर अपनी गोद में रखकर सहलाते हुए उसे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उस पेड़ पर हलचल सी होने लगी। आवाजें सुनकर नेहा सोनल की गोद से झटके से उठी और दोनों ने ऊपर देखा। ऊपर देखते ही मारे डर के नेहा वहीं बेहोश हो गई और तब तक बेहोश ही रही जब तक कि उसके दूसरे भाई बहनों ने उसे ढूंढ न लिया। उन्होंने जब उसके फेस पर पानी छिड़का तब जाकर उसे होश आया। वीणा ने उसे संभाल कर उठाते हुए कहा, नेहा, नेहा, उठो उठो प्लीज। अपने भाई बहनों को अपने सामने देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हुई और खुशी के मारे वह वीणा दी कहते हुए वीणा से लिपट कर रो पड़ी। वीणा ने भी उसे गले लगाकर धीरज बंधाया और जब वो कुछ नॉर्मल हुई तब आदित्य ने उससे पूछा, तुम ठीक हो नेहा? आर यू ओके? नेहा बोली, जी आदि भैया। आदित्य ने पूछा, नेहा नेहा सोनल दी कहाँ है? आदित्य के पूछने पर नेहा को सोनल का ख्याल आया। चौंकते हुए नेहा ने आश्चर्य के साथ आदित्य से पूछा, व्हाट? आदि भैया, सोनल दी यहां नहीं है? आदित्य ने जोर देकर कहा, नहीं नेहा, वे हमें यहां नहीं मिली। अगर वे यहां होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता? ये बात सुनकर नेहा अंदर तक हिल गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, जबान अटक सी गई। वो बस टकटकी लगाए बूथ बनी ऊपर उस इमली के पेड़ की तरफ देख रही थी। उसका दिलो दिमाग सुन्न हो गया था। नेहा को लगभग झकझोरते हुए वीणा बोली, क्या हुआ नेहा? क्या हुआ था यहां? कुछ तो बोलो। वीणा के झकझोरने से नेहा थोड़ा होश में आई और उन सब की तरफ देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सबके सब मन ही मन घबरा रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका उनके मन को अधीर कर रही थी। एक ऐसी अनकही वेदना उनके दिल को छलनी कर रही थी जिसे सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उन्हें अपनी एक बहन को हमेशा के लिए खो देने का भय सता रहा था। आदित्य और वीणा ने नेहा को संभालते हुए फिर पूछा, प्लीज नेहा, रो मत, और प्लीज हमें बताओ कि आखिर यहां हुआ क्या था? कहां गई सोनल दी? क्या हुआ उनके साथ? प्लीज नेहा, कुछ तो बोलो। आंखों में आंसू लिए आहें भरते हुए वीणा ने नेहा से पूछा, मुझे नहीं पता वीणा दी, मुझे नहीं पता कि सोनल दी कहां है और उनके साथ क्या हुआ। मैं बस इस पेड़ पर कई लाशें एक साथ देखकर बेहोश हो गई थी। इस बीच सोनल दी के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानती दी। कहते हुए वीणा फिर रो पड़ी। उसकी बात सुनकर आदित्य, विकास, समीर और वीणा सबकी आंखों में आंसू आ गए। सबको सोनल की फिक्र हो रही थी। उसका कुछ पता नहीं था। यह भी पक्का नहीं था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन वो लोग हार नहीं मानना चाहते थे। सो उन्होंने सोनल को ढूंढ निकालने का प्रण कर लिया और निकल पड़े उसे ढूंढने। पर उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा था कि सोनल को ढूंढे तो ढूंढे कहां। फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठना उन्हें मंजूर नहीं था। इसीलिए उन गुमनाम, अंधेरी और खौफनाक गलियों में भी आशा की एक छोटी सी किरण लिए वे बस निकल पड़े थे। वे गांव के चप्पे चप्पे को खंगाल चुके थे, पर सोनल उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर सोनल गई तो गई कहां? ये सोच सोचकर उन्हें और ज्यादा डर लगने लगा था। सोनल को ढूंढते ढूंढते घूम फिरकर जैसे ही वो लोग वापस उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, तब अचानक वहां वीणा के माथे पर कुछ गिरा। वो क्या था? देखने के लिए वीणा ने उस पर अपनी अंगुलियां फेरी और हाथ आगे करके देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने बिना एक पल गंवाए ऊपर देखा तो चीखते हुए वीणा दहाड़ मारकर रो पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे इस तरह बिलख कर रोता देख बाकी सब उसके पास आए और आदित्य ने उसे सहारा देते हुए पूछा, वीणा क्या हुआ? और ये खून?
ये कहां से आया तुम्हारे माथे पर? आदि भैया। आदित्य के सीने पर गिरते हुए वीणा ने रोते हुए ऊपर पेड़ की तरफ इशारा किया। वीणा के इशारा करते ही सबकी नजरें पेड़ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने जो देखा, ऐसा खौफनाक नजारा कभी कोई इंसान देखना नहीं चाहेगा। उस मंजर को देखकर नेहा और विकास भी फूट फूट कर रोने लगे। समीर और आदित्य इन तीनों को संभाल रहे थे, पर उस टाइम उस सिचुएशन में आदित्य भी खुद को संभाल पाने की स्थिति में नहीं था। पर बड़ा भाई होने के नाते उसे तो खुद को संभालना ही था। ये जिम्मेदारी तो उसे उठानी ही थी। उसकी परिस्थिति उस टाइम सबसे ज्यादा दर्दनाक और दयनीय थी, जहां एक तरफ उसकी अपनी एक बहन की खून से सनी लाश पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ दुख और डर से आतंकित उसके छोटे भाई बहन बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहे थे। ऐसी दयनीय हालत में भी आदित्य ने खुद के साथ साथ अपने भाई बहनों को भी संभाला था। वास्तव में उसके इस अदम्य साहस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों में जहां बहादुर से बहादुर और साहसी से साहसी लोगों की हिम्मत भी जवाब दे दे, ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी उसने धैर्य और हिम्मत का अद्भुत परिचय दिया था। वाकई ऐसा कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता, जो उस टाइम आदित्य ने किया। आदित्य उन सबको वहां से दूर ले आया और फिर सबको सांत्वना देते हुए बोला, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर अब हमें उस भयानक हादसे को भूलकर यहां से निकलने के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह से सोनल दी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, वैसे हम में से और कोई हमसे जुदा हो जाए। हमें बस यहां से किसी भी हालत में सही सलामत निकलना है, किसी भी तरह। हताश होते हुए विकास ने कहा, पर कैसे आदि भैया? ये गांव तो एक भूल भुलैया है। हम कहीं भी जाए घूम फिर कर उसी जगह लौटते हैं जहां से स्टार्ट किया था। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, और अगर है भी तो हम शायद उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। समीर ने विकास को फटकारते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो विकास? हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और अपनी आने वाली भयानक मौत का इंतजार करें, ये चाहते हो तुम? आदित्य ने समीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की चेष्टा करते हुए कहा, गुस्सा मत करो समीर। समीर ने विकास से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी विकास, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। विकास ने कहा, नहीं मेरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहते हुए विकास समीर की तरफ आगे बढ़ा और वो दोनों गले लग गए। विकास ने आदित्य से पूछा, बताइए भैया, अब आगे करना क्या है? किस तरफ चलना है? आदित्य ने चकित विस्मित स्वर में कहा, पता नहीं विकास, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किस तरफ जाए और क्या करें। दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी लड़ाई किसी इंसान या जानवर के साथ नहीं, बल्कि प्रेतात्माओं और भूतों के साथ है, जिनके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं। आज तक जिन चीजों पर कभी यकीन ही नहीं किया, आज वो सब देख भी लिया। आई कांट बिलीव दिस, विकास ने कहा। अरे वीणा दी, आप तो इन सुपरनेचुरल पावर पर बिलीव करती है ना? आपने कई हॉरर मूवीज देखी है, कई सारी हॉरर स्टोरीज और नॉवेल्स पढ़े हैं। क्या आपको ऐसी सिचुएशन से निकलने के बारे में कुछ भी पता नहीं है? कोई तो तरीका होगा ऐसी डेंजरस और हॉन्टेड सिचुएशन से निकलने का। प्लीज दी, कुछ तो सोचिए प्लीज। आदित्य ने भी विकास की बातों में सहमति दर्ज करवाते हुए वीणा से कहा, हां वीणा, इन चीजों के बारे में हम सबके बीच अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो हो तुम। अब तुम ही कुछ सोचो प्लीज, वीणा बोली। अक्सर ऐसी सिचुएशन में फंसे लोग किसी मंदिर, किसी पवित्र वस्तु या साधु संतों की मदद से ही बचकर निकल पाते हैं। समीर ने वीणा से पूछा, पर दी, यहां न तो कोई मंदिर है और न ही कोई साधु, तो क्या हमारा बचना पॉसिबल ही नहीं? इससे पहले कि वीणा कुछ बोलती, नेहा बोल पड़ी, पॉसिबल है। विकास ने नेहा से पूछा, वो कैसे नेहा? नेहा ने कहा, ये एक गांव है विकास भैया, और वो भी सैकड़ों साल पुराना। यहां कोई ना कोई मंदिर तो जरूर होगा। अगर हम वो मंदिर ढूंढ ले तो। नेहा की बात सुनकर विकास बोला,
दैट्स राइट नेहा, हमें जल्दी से यहां के मंदिर को ढूंढना होगा, आदित्य ने कहा। कोई फायदा नहीं। तो सबने उसकी तरफ बड़ी ही अचरज भरी नजरों से देखा और नेहा ने उससे पूछा, बट वाई? आदि भैया, हताश निराश होते हुए आदित्य ने कहा, क्योंकि नेहा, ये गांव आदिवासियों का है और जहां तक मुझे पता है आदिवासी लोग प्रायः अपने पुरखों और मृत आत्माओं की ही पूजा करते हैं। ऐसे में हमें यहां मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई पूजा स्थल मिला भी तो हमारे किसी काम का नहीं, वीणा ने कहा। आदि भैया, इज राइट विकास, निराश होते हुए विकास बोला। इसका मतलब हमारा बचना इम्पॉसिबल है। वीणा दी, अब हम यहां से कभी जिंदा वापस नहीं जाएंगे। वीणा ने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? अगर हमारी किस्मत में यहां से जिंदा जाना लिखा है तो हम यहां से जरूर जाएंगे विकास। आंखों में आंसू लिए नेहा बोली। बट हाउ? वीणा दी, समीर ने कहा। हाँ वीणा दी, आप ही बताइए कौन करेगा हमारी मदद यहां से निकलने में? जो कुछ आपने बताया वो तो है ही नहीं, यहां फिर कैसे? वीणा ने कहा, क्या नहीं है समीर? मंदिर। यही न समीर कि यहां मंदिर नहीं है, पवित्र स्थल नहीं है, पर भगवान तो है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? और शायद तुम नहीं जानते कि इस संसार की सबसे पवित्र जगह, सबसे बड़ा और पावन मंदिर तो हमारा अपना मन है। हम यहां से सही सलामत जरूर वापस जाएंगे समीर, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। जाग को राखे साइयां मार सके न कोई। हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी फल देना न देना उसका कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही संदेश दिया है न, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुभुर्वे मातृ सिंधु परितम। अर्थात हे पार्थ, हे मनुष्य, केवल कर्म करना ही तुम्हारे अधिकार में है, सो तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अभी अपने प्राणों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्म है और हमें बस वही करना है। आज हमें अपने आत्मविश्वास और साहस का परिचय देते हुए इन प्रेतात्माओं से सामना करना ही होगा। बाकी सब वही देखेंगे जिन्होंने हमें केवल अपना कर्म करने का संदेश दिया है। उन्हीं के नाम के सहारे हम इन आत्माओं से संघर्ष करेंगे। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है। बस आज उस कहावत की परीक्षा लेने का टाइम आ गया है। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। कहते हुए वीणा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी बातों ने सबके मन में फिर से वो साहस और उम्मीद जगा दी थी जिसे वे सब पूरी तरह से खो चुके थे। लेकिन वीणा की बातों और उसके आत्मविश्वास को देखकर सबके मन में आशा की एक नई किरण का उदय हुआ था। वही मौत की वो भयानक रात भी खत्म हो गई थी, पर खतरा अभी टला नहीं था। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही उन लोगों के शरीर को छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात परमेश्वर उनकी सहायता हेतु अपना हाथ आगे उनकी तरफ बढ़ा रहे हो। तभी एक भयानक सी चीत्कार करती हुई चीख उनके कान के पर्दे फाड़ती हुई सी सुनाई दी। उस खौफनाक चीख को सुनकर वे सब भीतर तक सिहर गए। सब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस भयानक चीख के खौफ से तो वे अभी उभरे भी नहीं थे कि अचानक एक भयानक सा भैंसा पागलों की तरह भागता हुआ तेज रफ्तार से उन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस भैंसे का गठीला शरीर और फुर्ती देखकर उन लोगों के होश ही उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो उस भैंसे के रूप में साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए हों। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत गंवाए बिना सीधे आगे की तरफ दौड़ लगा दी और दाहिनी तरफ बने एक चबूतरे की दीवार पर चढ़कर उस भयानक राक्षस से अपनी जान बचा ली। पर वो शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। वो अपने बड़े और गठीले शरीर और कद काठी का भरपूर उपयोग करते हुए उस दीवार को बार बार अपने माथे से धक्का देकर गिराने की कोशिश कर रहा था। और ये सब देखकर उन लोगों के पैर कांप रहे थे, उनकी कंपकंपी छूट रही थी। भय से आहत होते हुए समीर ने कहा, अब क्या करें वीणा दी, इस राक्षस से कैसे बचे? अगर इसने अपने भारी भरकम शरीर से ये दीवार तोड़ दी ना तो फिर हमारा क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। वीणा ने कहा, घबराओ मत समीर, मैं कुछ सोचती हूं।
कहते हुए वीणा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही वो भैंसा अपना पूरा जोर आजमा रहा था। उसी के जोर से दीवार में अब क्रैक हो गया था और पत्थर फिसलने लगे थे। अब कभी भी कुछ भी हो सकता था। कुछ ही देर में दीवार बस गिर सकती थी और वीणा अपनी आंखें बंद किए उस सिचुएशन से बचने का आइडिया सोच रही थी। लेकिन उस टाइम उसे इस हालत में देखकर सभी शोक्ड थे। वहां मौत उनके सामने आ खड़ी हुई थी और वीणा अपनी आंखें बंद किए डर के मारे सब के सब बूथ से बन गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो इस मुसीबत से बचे तो बचे कैसे। तभी वीणा ने अपनी आंखें खोली और तुरंत बोल पड़ी, इस मुश्किल सी सिचुएशन से बचकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि ये दीवार टूटे, हमें यहां से दीवार की दूसरी तरफ कूदकर भाग जाना चाहिए। इसके अलावा और कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है मुझे। ये दीवार तोड़कर जब तक ये भैंसा उस पार आएगा, हम काफी दूर निकल जाएंगे या फिर किसी महफूज जगह पर छिप जाएंगे, विकास ने कहा। सिर्फ ये बात सोचने में आपको इतना टाइम लग गया वीणा दी, आदित्य ने विकास को फटकारते हुए कहा। चुप रहो विकास, कम से कम उसने कुछ तो सोचा। अब यहां खड़े रहकर बहस में टाइम वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम यहां से वीणा के कहे अनुसार भाग निकले। और फिर वो लोग जल्दी से उस दीवार के दूसरी तरफ कूद गए और वहां से भागते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक नेहा खुशी से उछलते हुए बोली, वाओ, इट्स अमेजिंग, थैंक गॉड। थैंक यू सो मच भगवान, समीर ने नेहा से पूछा। क्या हुआ नेहा, इतनी एक्साइट क्यों हो रही हो? नेहा ने कहा। अगर आप देखोगे तो आप भी एक्साइट ही होंगे समीर भैया, वो देखिए। नेहा ने अपने लेफ्ट हैंड को उठाकर सामने ऊपर पहाड़ी की तरफ ही इशारा किया। उस तरफ देखते ही समीर और बाकी सबके चेहरे भी खिल उठे। खुशी के मारे एक्साइट होते हुए विकास बोला, हाँ हाँ हाँ, ये मजा आ गया, हम वाकई बच गए। समीर विकास के गले लगते हुए बोला, यस मेरे भाई, वी आर टोटली सेफ। आदित्य और वीणा के चेहरे पर भी सुकून था, पर सोनल को खोने का दर्द उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। विकास ने वीणा से कहा, इट्स वंडरफुल वीणा दी, ये सब बस आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ना आप उस दीवार के पार कूदने का आइडिया देती और ना ही हम उस खौफनाक गांव से कभी बाहर निकल पाते और ना ही हमें ये सड़क मिलती। थैंक्स टू यू दीदी, वीणा ने विचारशील ढंग से कहा। नहीं विकास, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ बस वही जो होना था। पता नहीं कैसे दिमाग में वो आइडिया आया और कहीं ना कहीं हम उस भयानक भैंसे की वजह से भी यहां पहुंच पाए हैं। समझ नहीं आता कि वो हमारी जान लेने आया था या बचाने, आदित्य ने कहा। चाहे जैसे भी हो, हम उस भूतिया गांव से बच निकले और ये अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। अब हमें यहां बातों में ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सड़क तक पहुंचना चाहिए। आज रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में इन रहस्यमयी वादियों से बाहर निकलना ही होगा, वीणा ने उन तीनों से कहा। जी आदि भैया, आप सही कह रहे हैं, चलो। समीर, नेहा, विकास, हमें जल्दी सड़क तक पहुंचना है। वे सब जल्दी जल्दी उस पहाड़ी तक पहुंचे जहां से सड़क निकल रही थी। वहां पहुंचकर सबने चैन की सांस ली और फिर नीचे उस गांव की तरफ देखकर आदित्य ने रुआंसा होते हुए कहा, काश कल हम वहां न गए होते तो आज सोनल दी हमारे साथ होती। उसकी ये बात सुनकर एक बार फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए और वीणा ने आगे बढ़कर आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे धीर बंधाने की कोशिश की। थोड़ी देर सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर आदित्य ने खुद को संभालते हुए सबसे कहा, लेट्स गो गाइज, हमें रात होने से पहले इन खौफनाक वादियों को पार करना है। इससे पहले कि यहां फिर कोई नई मुसीबत आ जाए, चलो यहां से, कहते हुए आदित्य आगे बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। सब तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। 24 घंटे से भूखे प्यासे होने के बावजूद भी उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब सवाल जिंदगी और मौत का जो था। कहते हैं जब मौत सामने खड़ी हो तो कायर से कायर और कमजोर से कमजोर जीव भी उससे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। बस इन लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अभी आधा रास्ता ही पार हुआ था कि उन्हें सड़क किनारे एक छोटा सा तालाब दिखा।
भूख और प्यास से बेहाल होने के कारण न चाहते हुए भी उन लोगों के कदम उस तालाब की तरफ बढ़े। वे लोग तालाब तक तो पहुंच ही गए थे, पर अब वहां पानी पीने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको इस बात का डर था कि कहीं कुछ हो न जाए, पर आखिर प्यासा कुएं के इतनी पास आकर भी अपनी प्यास कैसे न बुझाए। सो अपने सारे डर को एक तरफ करके उन लोगों ने राम का नाम लेकर आखिरकार पानी पी ही लिया। और गनीमत की बात यह थी कि वे लोग उस पानी को पीने के बाद भी सैफ ही रहे, और तो और उस जगह ऐसा कुछ अलौकिक घटित भी नहीं हुआ जिससे कि उन्हें डर लगे, और इस बात से वे लोग काफी खुश भी थे। वहां कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद वे लोग फिर साथ आगे बढ़े। चलते चलते अब उनके मन से धीरे धीरे भय समाप्त हो रहा था। वे सब थोड़ा नॉर्मल हो ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से कोई तेज आवाज होती हुई सी सुनाई दी। इस पर जैसे ही उन लोगों ने पलटकर पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, होश उड़ गए। पीछे से उनकी अपनी जीप तेज गति से अपने आप ही उनकी तरफ चली आ रही है। उन लोगों ने बिना एक पल गंवाए रोड से एक तरफ छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। अगर एक भी सैकड़ पीछे मुड़ने में देर हो जाती तो वे सब के सब अपनी ही जीप के नीचे कुचल जाते। पर इस बार भी वो कहावत सिद्ध हो ही गई, जाको राखा ईसाइयां मार सके न कोई। सच में इस बार भी एक चमत्कारी ढंग से वे उस मुसीबत से बच निकले थे। वही उनकी जीप अत्यधिक तेज गति के कारण असंतुलित होकर खाई में गिर गई और उसमें भयानक आग लग गई। ये खौफनाक मंजर देखकर और अपने अंजाम के बारे में सोचकर वे लोग अंदर तक कांप गए। वो गाड़ी जो पंक्चर थी अपने आप बिना किसी ड्राइवर के कैसे चल सकती थी, ये बात सोच सोच कर उनकी रूह कांप रही थी। उन्हें तो लगा था कि वे लोग मौत के मुंह से बच निकले हैं, पर मौत तो हम कदम बनकर उनके साथ ही चल पड़ी थी। उस भयानक हादसे को देखने के बाद एक बार फिर डर ने उनके दिलों दिमाग पर दस्तक दी। खौफ एक बार फिर जिंदा हो गया। अब वे लोग समझ चुके थे कि जब तक वे उन वादियों को पार नहीं कर लेते तब तक चैन की सांस लेना उनके लिए ठीक नहीं है। हर बदलते मोड़ पर मौत उनका नए तरीके से स्वागत करने के लिए पलक बिछाए बैठी है। अगर भूलकर भी उन लोगों ने अपनी सावधानी खोई तो यही सब सोचकर उनका मन सिहर उठा था। वे तेज तेज कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे थे। भूख और थकान के कारण उनकी वैसे ही जान निकल रही थी, पर फिर भी उनके कदमों की गति कम नहीं हुई थी। लेकिन नेहा, मीलों पैदल चलने और दौड़ने के बाद अब उसके चोट लगे पैर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी और चल पाए। उसका दर्द असहनीय हो रहा था। आदि भैया, उसने कराहते हुए आदित्य को पुकारा। आदित्य उसके पास आकर उसे थोड़ा सहारा देते हुए बोला, नेहा, क्या हुआ? आर यू ओके? नेहा कराह उठी। नोट ओके भैया, शायद मैं अब और नहीं चल पाऊंगी भैया। दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। जख्म से रेगुलर खून रिस रहा था, अब सहा नहीं जाता भैया। कहते हुए नेहा दर्द से कराह उठी। आदित्य ने नेहा से कहा, तू टेंशन मत ले नेहा, हम कुछ सोचते हैं। तब तक तू यहां छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर। समीर ने आदित्य से कहा, अब क्या करेंगे भैया? नेहा इस हालत में नहीं है कि अब आगे चल पाए। आदित्य ने अपने माथे पर हाथ रखकर विचार करते हुए कहा, वही सोच रहा हूं समीर कि नेहा को आगे कैसे ले जाया जाए। विकास बोला, एक आइडिया है आदि भैया। आदित्य ने विकास से कहा, क्या विकास, जल्दी बताओ। विकास ने कहा, अगर हम दोनों भाई बारी बारी नेहा को अपनी पीठ पर बिठाकर चले तो हमें भी ज्यादा थकान नहीं होगी और हम नेहा को भी लेकर आगे बढ़ सकेंगे। आदित्य ने विकास की बात में हामी भरते हुए कहा, आई एग्री विथ यू विकास, हमें यही करना होगा। समीर ने उन दोनों से कहा, बट आई डोंट एग्री विथ यू बोथ। विकास ने समीर से पूछते हुए कहा, बट वाई समीर? दुखी होते हुए समीर ने कहा, बिकॉज आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही क्यों कह रहे हैं? माना कि मैं नेहा का भाई नहीं हूं, हम कजिन नहीं हैं, बट फिर भी वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन ही है। हम सिर्फ 2 नहीं 3 हैं, लेकिन आप दोनों ने एक ही पल में मुझे परायेपन का एहसास करवा दिया। दिस इज नॉट फेयर।
जहां हम सब एक साथ मौत को मात दे रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, वहां आप लोग मुझे पराया बना रहे हैं। अगर मान लो मैं यहां किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं तो क्या आप लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे? मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर नहीं तो फिर मुझे इस परायेपन का एहसास क्यों करवा रहे हैं आप लोग? विकास ने कहा, नहीं यार समीर, मेरे भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाई। कहते हुए विकास ने समीर को गले लगा लिया। सबसे पहले आदित्य ने नेहा को अपनी पीठ पर उठा लिया और सब आगे बढ़ने लगे। इन तीनों भाइयों ने अपनी बहन को सही सलामत अपने साथ ले जाने का जो जिम्मा उठाया था, वाकई काबिले तारीफ था। यही तो होता है एक सच्चे भाई का फर्ज। सिचुएशन चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, उसमें हर तरह से अपनी बहन की हिफाजत करना ही तो एक भाई का सबसे बड़ा फर्ज है। और इस फर्ज को इन तीनों ने बड़े ही नेक दिल से निभाया था। अपने भाइयों के इस रूप को देखकर नेहा और वीणा दोनों की ही आंखें भर आई थीं। वहीं दूसरी तरफ सोनल को खोने का दुख उन सब की आंखों में साफ झलक रहा था। वे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। एक भी पल थककर रुकना अब उन्हें गंवारा नहीं था, लेकिन मुश्किलें इतनी आसानी से उनका पीछा कहां छोड़ने वाली थी। तभी आकाश में काले घने बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, मौसम अचानक ही खराब हो गया और तेज बारिश भी शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश में खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से तेज ठंडी आंधी उनकी राहें और ज्यादा मुश्किल बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि खुद कुदरत भी उन लोगों के हौसले का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गई थी। पर क्या ये वाकई कुदरत का ही इम्तिहान था या कुछ और? झुंझलाते हुए विकास बोला, ओह शीट, अब ये तेज ठंडी बर्फीली हवाएं और ये बरसात, पता नहीं हो क्या रहा है हमारे साथ। ये वातावरण तो और भी ज्यादा भयानक हो रहा है। अचानक से ये तूफान, अब इसकी ही कमी थी जो भी अब पूरी हो गई। वॉट कैन वी डू दिस टाइम? आदि भैया, वीणा दी। वीणा ने कहा, घबराओ मत विकास, हमें सबसे पहले किसी सेफ जगह रुकना होगा। वो देखो सामने बरगद का पेड़, हम वहां स्टे कर सकते हैं। तुम आदि भैया की हेल्प करो वहां तक पहुंचने में। तेज हवाओं और बारिश के बीच नेहा को उठाकर चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। जी दीदी, कहते हुए विकास ने अपना लगेज समीर को पकड़ाकर आदित्य को सहारा दिया और वे सब जल्दी से उस बरगद के नीचे जा पहुंचे। आदित्य ने नेहा को अपनी पीठ से उतारकर वहां पेड़ के तने के सहारे बिठा दिया और खुद भी थक कर उसके पास बैठ गया। बाकी सब भी वही पेड़ के उस मोटे फैले हुए तने पर बैठ गए। बारिश लगातार तेज हो रही थी और वे लोग पूरी तरह से भीगकर तरबतर चुके थे। तेज बिजली कड़क रही थी। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तेज होती बारिश और मौसम के इस बदलते मिजाज को देखकर उन सब की हालत पतली हो गई थी। सबकी आंखों में आंसू थे। उनकी हिम्मत और शरीर की बची कुची ताकत सबने जवाब दे दिया था। इतनी कोशिशों के बावजूद भी अब वहां से बचकर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वे लोग अब पूरी तरह टूट चुके थे। इस सब के बीच अब उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। उनकी सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वीणा का विश्वास भी इन मुश्किलों में गोते खाता धूमिल हो चुका था। फिर भी उसने आंखें बंद कर एक बार अपने सांवरे को याद कर ही लिया। शायद वो बस आखिरी बार उन्हें प्रणाम करना चाह रही थी। इस बार उसने सिर्फ मन ही मन अपने कान्हा को प्रणाम किया, पर उनसे कोई हेल्प नहीं मांगी। जो हो रहा था उसे बस उनकी मर्जी समझकर मन ही मन स्वीकार कर लिया था उसने। पर लीलामय प्रभु की लीला ही कुछ ऐसी है। अपने भक्त की कड़ी से कड़ी परीक्षा तो लेते हैं, पर यह बात भी उतनी ही सच और शाश्वत है कि कभी उसके विश्वास की लाज नहीं जाने देते। ऐसे कई उदाहरण हैं सच्चे भक्त और भगवान के हमारे समक्ष, जब उसने अपने भक्तों की लाज खोने से बचाई है। आज वीणा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। जैसे ही उसने श्रीमन नारायण को अपना अंतिम प्रणाम कर आंखें खोली, वो स्तब्ध ही रह गई। एकाएक बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। मौसम एकदम साफ हो चुका था। धूप निकल आई थी। जहां कुछ देर पहले प्रकृति अपने रौद्र स्वरूप में नजर आ रही थी,
माहौल खौफनाक हो चुका था, वहीं अब मौसम खुशनुमा हो चला था, जिसे देखकर वीणा सहित उन सबके चेहरे खिल उठे थे। उन लोगों को अब फिर से आशा और उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। उन लोगों ने बिना एक पल गंवाए सीधे वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार नेहा को विकास ने अपनी पीठ पर उठाया था। वीणा ने मन ही मन अपने कान्हा जी को धन्यवाद दिया और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ी। लेकिन वो शैतानी रूहें भी कहां हार मानने वाली थी। उनके शिकार उनके इलाके से जिंदा बच निकले। ये बात उन्हें कहां पचने वाली थी। इसलिए उन्होंने एक बार फिर छलावा किया। वे लोग एक बार फिर नए जोश और ऊर्जा के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। तभी वीणा का ध्यान आसपास के माहौल पर गया और शॉक्ड होते हुए उसने कहा, आप सबको यहां कुछ अजीब नहीं लग रहा आदि भैया? विकास, समीर और नेहा, तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? समीर ने वीणा से पूछा। अब यहां तो सब कुछ अजीब ही है वीणा दी, आप बताइए आपको क्या अजीब लग रहा है? वीणा ने चकित विस्मित स्वर में कहा, यही कि अभी कुछ ही देर पहले यहां भयंकर बरसात हुई है और यहां आसपास कहीं भी पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही। हाउ कैन दिस पॉसिबल? कहीं किसी गड्ढे में तो पानी होना चाहिए, एटलीस्ट जमीन में भी कहीं नमी नजर नहीं आ रही है। स्ट्रेंज, अचरज भरे अंदाज में आदित्य ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वीणा, बात सोचने वाली है। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले भारी बरसात हुई थी, यहां उस हिसाब से तो पूरा इलाका पानी पानी हो जाना चाहिए था। विकास, नेहा और समीर ने भी इस बात में अपनी सहमति जाहिर की। विकास बोला, यस यू आर राइट वीणा दी, वाकई यहां तो पानी या बरसात का कोई नामो निशान ही नहीं है। आश्चर्यचकित होते हुए नेहा ने कहा, हाँ लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने जो देखा वो क्या था? वो भयानक आंधी, वो बिजली की कड़कड़ाहट, वो तूफानी बरसात, वो सब क्या सिर्फ एक छलावा था, सिर्फ नजरों का धोखा भर? बहुत ही धीमी और ठंडी सी आवाज में वीणा ने कहा। शायद। शुक्रगुजार होते हुए विकास ने राहत की सांस लेते हुए कहा, स्ट्रेंज, तब तो बचा लिया भगवान ने, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। वीणा बोली, अब इससे पहले कि फिर कोई नई मुसीबत आ जाए, सब जल्दी चलो यहां से। बस किसी भी हालत में आज हमें शाम होने से पहले यहां से निकलना ही होगा। इससे पहले कि उनमें से कोई और अपना कोई रिएक्शन देता, अचानक उनके पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई, इतनी जल्दी भी क्या है यहां से जाने की? जैसे ही वो आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी, सबने पलटकर पीछे देखा। पीछे देखते ही उनका दिमाग सुन्न हो गया, होठ थरथराने लगे, गला सूख गया। भय के मारे उनकी आवाज ही निकलना बंद हो गई, सांसें अटक सी गई। उनकी हालत ऐसी हो गई थी उस टाइम कि उसे बयां कर पाना बेहद भयानक है। जैसे जलते हुए अंगारों पर किसी ने खड़ा कर दिया हो उन्हें। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। जो कुछ उन लोगों ने वहां अपने ठीक सामने देखा, वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि शायद ही इस दुनिया में किसी ने देखा हो। वहां एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में प्रेतात्माएं उनके सामने खड़ी थी। शायद वो पूरा का पूरा गांव, जिसके बाशिंदे सदियों से यहां पिशाच योनि में तड़प रहे थे, सब के सब आज उनके सामने उनके खून के प्यासे बनकर खड़े थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब के सब बड़े ही विचित्र और भयानक। एक ऐसा मंजर जिसकी कल्पना करना भी डर के महासागर में गोते लगाने जैसा। एक ऐसा मंजर जिसे सोचकर ही इंसान भय से सिहर उठे। वो सब कुछ आज उनके सामने उनकी मौत बनकर खड़ा था। चीखती चिल्लाती रोती तड़पती आत्माएं। उनकी चीत्कार इतनी भयानक और डरावनी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का सर उन आवाजों से फट जाएगा। इतने भयानक चेहरे उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। अधजले और पूरी तरह जलकर कंकाल हो चुके साए, तो कुछ पूरी तरह खून से लथपथ विचित्र से चेहरे वाली आत्माएं। ये सब देखकर बहादुर से बहादुर इंसान भी चक्कर खा जाए। इन्हें इस तरह अपने सामने देखकर उन लोगों की अपनी रूहें कांप उठी थी। उनके शरीर से मानो खून ही सूख चुका था। भय से कंपाती और थरथराती हुई सी आवाज में समीर ने बस इतना कहा,
बाप रे, ये सब अब हमारा क्या होगा वीणा दी? उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे सब प्रेतात्माएं, वे खौफनाक साए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। थरथराती आवाज में विकास ने कहा, कुछ तो बोलिए दी, प्लीज से समथिंग दी। रूंधी हुई सी आवाज में नेहा ने कहा, आह प्लीज, वो क्रूअल एविल्स हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। आह प्लीज कुछ तो बोलिए दी। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आदित्य ने कहा, अब हमारा बच पाना पॉसिबल नहीं है। नेहा ने कहा, नहीं नहीं आदि भैया, प्लीज, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती भैया, प्लीज सेव मी प्लीज। कहते हुए नेहा फफक कर रो पड़ी। वही वीणा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। इतनी सारी आत्माओं से एक साथ बचकर भागना भी पॉसिबल नहीं था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। दिलो दिमाग पूरी तरह से मारे डर के सुन्न हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भय की अति हो जाती है तो भय स्वतः खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वीणा के साथ। उसके भय की अति ने ही उसे उस खौफनाक स्थिति से निपटने का उपाय सुझा दिया और उसने बिना एक भी पल और गंवाए अपने बैग से लाइटर निकाल के उन आत्माओं के सामने आग जला दी। उसने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं आग से डरती हैं, उसके पास नहीं आती, और चूंकि ये सारी आत्माएं आग में जलकर मरे लोगों की थी, सो वीणा के हाथ में आग देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी। ये देखकर वीणा को यकीन हो गया था कि अब ये आग ही उनकी हिफाजत कर सकती है। विकास, समीर, नेहा और आदित्य भी वीणा के इस सॉल्यूशन को देखकर हतप्रभ रह गए थे। तब वीणा ने चिल्लाकर तेज आवाज में कहा, आप सब खड़े मत रहिए और प्लीज अगर किसी के पास लाइटर हैं तो आग जलाइए और आसपास से लकड़ियां, घास फूस बिनकर लाइए जल्दी। जितनी ज्यादा आग होगी ये आत्माएं उतनी जल्दी भागेगी यहां से। जल्दी कीजिए प्लीज। वीणा की बात सुनकर सब सकते में आ गए। विकास और समीर ने अपने लाइटर निकाले और आग जलाई, जिससे वो प्रेतात्माएं और ज्यादा तेजी से पीछे हटने लगी। फिर समीर और विकास ने अपने लाइटर नेहा को पकड़ा दिए और खुद आदित्य के साथ मिलकर सूखी लकड़ियां और घास फूस बिनने में लग गए। आसपास का इलाका जंगली होने के कारण थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वहां लकड़ियों और सूखी घास का ढेर लगा दिया और वीणा ने उसमें अपने लाइटर से आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वहां आग की तेज और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उस भयानक आग को देखकर वे आत्माएं चीत्कार कर तड़प उठी। उस टाइम उस जगह पर जो चीखने चिल्लाने, दर्द से तड़पने की आवाजें गूंज रही थी, वो चीखें सदियों पहले हुई एक बेहद भयानक और क्रूर हकीकत की सच्ची दास्तां बयां कर रही थी। करीब 100-150 साल पहले वहां जो कुछ भी घटा था, आज उसका एक दर्दनाक पहलू उन लोगों के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा था। अंततः उस भयावहता का अंत हुआ। वे सारी प्रेतात्माएं वहां से तड़पती चीखती ओझल हो गई और ये सब देखकर उन सब ने राहत की सांस ली। आदित्य ने रिलैक्स होते हुए अपने हाथ घुटनों पर रखते हुए एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, जैसे इतनी देर से उसकी सांस ही अटक गई थी। पर अब वो रिलैक्स हो गया था। नेहा, समीर और विकास भी अब रिलैक्स हो चुके थे। विकास खुशी के मारे एक्साइट होते हुए वीणा के गले जा लगा और बोला, वाओ वीणा दी, यू आर ऑसम, रियली यार, मतलब कमाल ही कर दिया आपने। उन सैकड़ों भूखे प्रेतों को भगा दिया यार। पर यह आग जलाने वाला आइडिया आया कैसे आपके दिमाग में? आदित्य ने अचरज से पूछा। हाँ वीणा, बताओ ना, तुम्हें यह तरकीब सूझी कैसे? एंड जहां तक मुझे पता है तुम तो स्मोकिंग करती नहीं हो, फिर ये लाइटर? कुछ समझ में नहीं आया। उसकी बात सुनकर वीणा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, ऐसा कहां लिखा है आदि भैया कि सिर्फ स्मोकिंग करने वाले ही लाइटर कैरी कर सकते हैं? आदित्य ने कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था वीणा, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, पर अक्सर स्मोकिंग करने वाले ही लाइटर यूज करते हैं, इट्स कॉमन यू नो। वीणा ने कहा, या ऑफ कोर्स आई नो भैया, बट आप तो जानते हैं कि मुझे एडवेंचर करने की आदत है और ऐसे ही रहस्य और रोमांच भरे टूर में अक्सर करती ही रहती हूं। सो आई इज अ गर्ल एंड अ एडवेंचरर।
सेफ्टी और सुविधा दोनों के लिए कुछ चीजें हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। ये लाइटर भी उनमें से एक है। इसके अलावा ये छोटी सीजर, स्मॉल नाइफ, सेफ्टी पिनस, लाइटर एंड पेपर स्प्रे, ये चीजें आपको मेरे पर्स में हमेशा मिलेगी ताकि किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को आसानी से फेस कर सकूं। क्योंकि आग से न केवल भूत प्रेत बल्कि जंगली जानवर भी डरते हैं। सो लाइटर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। प्राइड फील करते हुए आदित्य ने कहा, ग्रेट डियर, आई सैल्यूट यू। जिस तरह से तुमने यहाँ की इन डेंजरस सिचुएशंस को फेस किया है और हमें डिफेंड किया है, इससे तुम्हारी ब्रेवरी और इंटेलिजेंसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरी कजिन हो और इस बात का मुझे बेहद गर्व है। वीणा ने उन दोनों के कान खींचते हुए कहा, थैंक यू सो मच भैया। वैसे मैंने तो अपने पास लाइटर होने का रीजन बता दिया है, पर विकास और समीर, तुम दोनों के पास लाइटर क्या कर रहा था? विकास ने कहा, अरे दीदी, कान छोड़िए प्लीज। विकास ने छटपटाते हुए कहा, तो वीणा ने उनके कान छोड़ दिए। कान छूटते ही विकास वीणा को छेड़ते हुए बोला, अरे दी, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही एडवेंचर का शौक रखती हैं? अरे आपसे तो कई ज्यादा हमें है एडवेंचर का शौक। मस्ती भरे अंदाज में विकास ने कहा तो उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। वाणी ने कहा, अच्छा एडवेंचर, रुक तू बताती हूं तुझे। कहते हुए वीणा विकास के पीछे भागी और विकास ठिठोली करते हुए आगे। अब सब कुछ शांत हो गया था। वे लोग अब टाउन के काफी करीब थे, अतः मजाक मस्ती छोड़कर वीणा ने सबसे वहां से जल्दी निकलने की बात कही तो समीर आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अरे वीणा दी, आप फिर से इतनी सीरियस क्यों हो गई? अब तो हम टाउन के काफी करीब आ गए हैं। बस अब तो महज घंटे भर की दूरी तय करना बाकी है और फिर अब तो हमें उन खौफनाक आत्माओं से भी मुक्ति मिल गई है। अब डर कैसा? उसने पूछा। ये तुमसे किसने कहा समीर की हमें उन खौफनाक सायों से मुक्ति मिल गई है? वे बस यहां से ओझल हो गए हैं, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वे अब वापस नहीं आएंगे। वे वापस आएंगे समीर, पूरी तैयारी के साथ, हमसे बदला लेने, फिर एक नया छलावा। और इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हमें बिना टाइम वेस्ट किए यहां से निकल जाना चाहिए। वीणा की बात सुनकर एक बार फिर वे सब सकते में आ गए और वीणा की बातों में हामी भरते हुए आदित्य ने कहा, तुम ठीक कह रही हो वीणा, हमें बस निकल जाना चाहिए। खौफ और डर की जीती जागती तस्वीर तुल्य इन रहस्यमयी वादियों से। कहता हुए सबको साथ लेकर आदित्य तेज कदमों के साथ आगे बढ़ा और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि सोहनगढ़ टाउन न पहुंच गए। वहां 2 दिन से लापता उन लोगों को ढूंढने को उनकी फैमिली और पुलिस पहले से ही तैयार खड़ी थी। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी फैमिली और पुलिस को अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी और सोनल की डेथ के बारे में बताया। सोनल की मौत के बारे में जानकर पूरा परिवार बहुत दुखी था, पर मौत की उन खौफनाक वादियों से इन लोगों के बचकर लौट आने का इत्मीनान भी था उन्हें। वही पुलिस को अंदर ही अंदर उनकी बातों पर विश्वास तो था, क्योंकि उस टाइम जो उन लोगों की हालत थी उसे देखकर कोई भी ये जान सकता था कि आखिर वे लोग 2 दिन किस भयावहता के साथ गुजरे हैं। और फिर सोहनगढ़ की उन रहस्यमयी वादियों की हकीकत से पुलिस भी परिचित थी। अतः सबसे पहले पुलिस ने उन लोगों को हॉस्पिटलाइज करवाया और फिर पुलिस ने सोनल की बॉडी ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। एक बहुत बड़ी टीम ने पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे जंगल की खाक छानी, पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला और यहां इन लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। इनके बाहरी जख्म तो अब भर चुके हैं, पर खौफ का वो मंजर और आंखों के सामने सोनल की लहूलुहान क्षत विक्षत लाश आज भी उन्हें रातों को सोने नहीं देती। उस दिन के बाद उन लोगों ने फिर पलटकर कभी सोहनगढ़ की तरफ देखा तक नहीं। उनका ये रहस्य और रोमांच भरा सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्रास बनकर उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप भी शायद अभी इन्हीं दोस्तों के जैसे जवान होंगे और कहीं ना कहीं किसी नई जगह पर घूमने के लिए जाते होंगे। और जब आप कभी नई जगह के बारे में लोगों से सुनते हैं
तो आप भी यही कहते होंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, और यही ऐसा इन लोगों ने कहा था। लेकिन जब वहां पर उनके साथ जो घटना घटी, उसके बाद इनको इन सभी चीजों पर बिलीव हो गया। तो बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि हमेशा उनकी बात को माननी चाहिए, और वो जब कहते हैं उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर रहस्य हमारे सामने नहीं है। कहीं छुपे हुए रहस्य यहाँ पर दबे पड़े हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं हॉरर की और अंधेरी गहरी दुनिया को जाना जाए, जहाँ तंत्र मंत्र, पैशाचिक सिद्धियाँ, शैतानी ताकतें, ये सभी चीजें निवास करती हैं, और कैसी क्रूरता और वहशीपन और वासना से ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं पूरी की जाती है, तो मेरे पास ऐसी कई स्टोरीज छुपी हुई हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको ऐसी स्टोरी जानने को मिलेगी जो आपने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं सुनी होगी। अब मैं जानता हूं कि हर लोग तो हमारी फैमिली से ज्वाइन करने से रहे, लेकिन जो साथी अब तक भी इस स्टोरी को सुन रहे हैं वह मेरे सबसे खास मेंबर है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो उन स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो जैसा मुझे आप पर विश्वास है, वैसा ही विश्वास आप मुझ पर बनाए और मेरा विश्वास टूटने मत दीजिए। मैं देखता हूं कि कितने लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं, और मैं उनका पर्सनली कमेंट्स का जवाब भी दूंगा, और हम व्हाट्सएप पर भी अपना एक पर्सनल ग्रुप बना के बातचीत करेंगे। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाए। अब मैं अपने कुछ साथियों के नाम लेता हूं। अवनी शर्मा, किरण बरनवाल मुगल सराय चंदौली, परिधि सिन्हा बंगलोर, शाहरुख खान यूपी, मुकेश दिल्ली, राजू निराला, साहिल अंसारी, दीक्षा भारद्वाज दिल्ली, यास्मीन कोल्हापुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी पर।